एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। भैया इस चैप्टर में इतने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो, फिर उसके बाद इतना बड़ा पोर्शन सॉल्ट्स का पढ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिएक्शंस कैसे रटनी है, एक्टिविटीज इतनी सारी हैं, और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत घुमा करके आते हैं। बट आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर ये लेक्चर एंड तक देखते हो, बस इतनी सी चीज करते हो, बस ये एंड तक देखते हो ये प्रवचन, तो इसके बाद तुम्हें इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी तक खुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस चैप्टर में एक एक चीज कवर करने वाले हैं, एंड दैट टू विथ इंडियाज बेस्ट एनिमेशन। क्या हाल पढ़ ले गैंग, फाइनली हम आ गए हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 हमने सुहा किया, साइंस का, मैथ्स का एंड सोशल साइंस का भी विथ इंडियाज बेस्ट एनिमेशन। अगर नहीं देखा है जा करके देखो, बहुत हैवी एनिमेशन है, बहुत कॉस्टली एनिमेशन है, बट हर एक चीज तुम्हारे लिए है। और इस चैनल पे हम पूरा सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, तो नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देना के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। नाउ इस चैप्टर में एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में बहुत अजीब सीक्वेंस है एनसीईआरटी का। पहले इंडिकेटर्स है, फिर एसिड है, फिर बेस है, फिर इतने सारे सॉल्ट्स हैं। बट तुम्हें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैं करवाने वाला हूं उसी सीक्वेंस में चैप्टर खत्म करो, और इस वीडियो के बाद इस चैप्टर के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देख लेंगे। नाउ सबसे पहली चीज, स्टोरी को शुरू करते हैं एक स्टोरी से, एक प्रवचन से। यार मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, फैजल भाई। ये फैजल भाई अक्सर बार में ही रहते थे, इसलिए इनको हम लोग एसिड बुलाने लग गए। ये तो एसिड भाई है, एसिड भाई। ये हमेशा बार में रहते थे, इन्हें पीने का बहुत शौक था, बहुत गंदी आदत लग गई थी। और एक दिन ये इतने नशे में हो गए ना कि ये जा करके गिर गए एक पूल में, और एक पूल में गिरे जहां पर कुछ नंगी तारें थी, और पूरे पूल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग गई, बिजली के जो गंदे गंदे शॉक लगे कि फिर एसिड भाई हमें दोबारा कभी नहीं दिखाई दिए। अब ये एसिड भाई की स्टोरी मैंने तुम्हें क्यों दिखाई, ताकि तुम याद कर लो एसिड्स की कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, जब भी मैं एसिड बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में कुछ खट्टा आना चाहिए, नींबू टाइप का। ये हमारे एसिड भाई भी जब बहुत ज्यादा पी लेते थे तो इन्हें नींबू देना पड़ता था कि इनका हैंगओवर कम हो। दूसरा, बार, बोला था ना एसिड भाई बार में रहते थे, तो बस ये बार मैंने ऐसे लिखा है, बी एरो, एरो के ऊपर एसिड, बी ए हो गया, और आर, आर से रेड, बी है ब्लू। मतलब कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो बार से इसको याद रखना है। एंड अगली चीज कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वहां पर पूल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई थी ना, वो इसीलिए हुई क्योंकि उस पूल में किसी ने एसिड डाल दिया था, जिसके वजह से एसिड भाई अब हमारे बीच नहीं रहे। अब ये बहुत सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, BAR मतलब ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है कलर। एंड तीसरी कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरीके से जो बेस होता है ना, बेस बहुत ही उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट। बेस में क्या होता है, पहला कि बेस खट्टा नहीं होता है, बेस बिटर होता है। बी से बेस, बी से बिटर, यानी कड़वा, बिल्कुल उसके रिप्लाईज की तरह। आएंगे उस पर बात करेंगे, पहले इधर देख लो। नंबर 2, रब, रब RBB, रेड एरो बी ब्लू, मतलब रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जब तुमने एक बार याद कर लिया BAR, तो वहां से क्लियर रहेगा कि एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में, तो उसी का उल्टा क्या है, रेड को ब्लू में करता है बेस। एंड थर्ड, बेस भी जितने होते हैं सारे के सारे अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा लेते हैं। अब ये छोटी सी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेस की। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। बट अगर हमें अपने एसिड भाई को वापस लाना हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट एसिड भाई खुद अपने आप को कैसे बचा सकते थे, अगर उन्हें मालूम होता एक चीज जिसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है यार, इंडिकेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, जिनसे तुम पता कर सकते हो कि एनवायरनमेंट तुम्हारे आसपास एसिडिक है या बेसिक है, यानी कोई भी चीज एसिड है या बेस है। अब ये पता कैसे चलती है, इंडिकेटर्स कुछ चेंजेस शो करते हैं। 3 टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा ऑल्फैक्टरी। सबसे पहले जंप करते हैं ऑफ कोर्स पहले पे।
विच इज नेचुरल। नेचुरल मतलब कि कुछ नेचुरल मटेरियल्स हमारे आसपास, जैसे पहला टर्मरिक हल्दी, दूसरा लिटमस जिसका भी मैंने नाम दिया था BAR में कि लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, वही लिटमस। ठीक है, पहले वाले पे आते हैं हल्दी पे। याद करो जब तुम स्कूल जाते हो लंच में और जब छुप छुप कर थर्ड पीरियड में ही लंच खाना शुरू कर देते हो तो कभी कभी सब्जी का स्टेन तुम्हारी व्हाइट शर्ट पर या स्कूल ड्रेस पर गिर जाता है। एंड वो जो स्टेन होता है ना, वो स्टेन हो जाता है कैसा, येलोइश था, क्योंकि उसमें हल्दी होती है। बट जब तुम ला करके उसे रब करते हो सोप से, साबुन से, उसके बाद क्या होता है, जब तुम साबुन से उसको घिसोगे, थोड़ा सा ध्यान देना कि वो थोड़ा येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कैसा, रेडिश ब्राउन हुआ। फिर जब वो ढेर सारा फोम बन जाता है ना साबुन का, जब तुम उसको वॉश करोगे तो वो पूरा का पूरा धुल जाएगा और पूरा स्टेन हट जाएगा। चौंक गए महाराज। अब ना ये जो हुआ, इसके पीछे एक साइंस है। क्या साइंस है कि जब तुम्हारा वो येलो स्टेन था उस पर हमने लगाया साबुन, सोप, विच इज बेस, वो एक बेस है। तो बेस में जो टर्मरिक होता है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है, तो रेडिश ब्राउन कलर दिया। फिर जब तुमने पानी से धुल दिया तो वो पूरा का पूरा स्टेन हट जाता है। अब वो स्टेन कैसे हटता है, सोप फॉर्मेशन, ये सब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि जो नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, ये एसिड में तो कुछ चेंज नहीं शो करता है, बट बेस में कैसा हो जाता है, रेडिश येलो। समझ गए। दूसरा, इधर आ जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है लिटमस। लिटमस क्या करता है, हमने पढ़ लिया है BAR कि ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो रेड में चेंज हो जाएगा एसिड में, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा बेसिस में। तो लिटमस का बस इतना सा काम है। ये हो गए अपने नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा नंबर पे क्या था, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, जो लेबोरेटरी में होते हैं। पहला है फिनोल्फथैलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, जो हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो पहला वाला जो है ना फिनोल्फथैलीन, ये क्या करता है, ये देखो ओरिजिनली ऐसा कलरलेस सा होता है, बिल्कुल कलरलेस, बट जब इसमें बेस कहीं से भी डलता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो पिंक कलर का हो जाता है बेस में। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी तुम्हारे एनसीईआरटी में दी है, कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करेंगे, तो आप फिनोल्फथैलीन वाली एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.6, इसमें करा क्या जा रहा है, ये फिनोल्फथैलीन रिलेटेड एक्टिविटी इसलिए करवा रहा हूं। देखो NaOH लिया गया है जो एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसमें डाला गया फिनोल्फथैलीन, तो क्या होगा, अभी बताया है, बेस में कलर चेंज होकर के कैसा हो जाता है, पिंक। तो क्या हो गया, कलर चेंज, पिंक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे से करके डाला गया एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भी होता है, तो वही HCl डाला गया। अब क्या था, NaOH एक बेस था, उसके अंदर एक इंडिकेटर था फिनोल्फथैलीन, इसलिए पिंक कलर था, जो बेस में पिंक रहता है। बट अब HCl डाला गया तो देखो कैसे धीरे धीरे से कलर वापस कलरलेस हो गया। क्यों हुआ, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया एसिड बेस का, इसलिए क्योंकि बेस की पावर्स कम हो गई, हट गई लगभग, इसलिए वो कलरलेस हो गया। बट अगर तुम इसमें वापस से थोड़ा सा करके NaOH यानी एक बेस डालते हो तो क्या होगा, वो पिंक कलर वापस रीअपियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिनोल्फथैलीन ऑलरेडी है ही जो बेस में पिंक कलर का हो जाता है। तो फिर से जब डाला गया एक बेस को तो ये पिंक कलर वापस से रीअपियर हो गया। अब इसकी डिटेल्स हम आगे चैप्टर में देखेंगे। कूद जाते हैं फटाक से अपने अगले सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज पे। अब ये ओरिजिनली तो ऑरेंज होता है, बट जब ये जाता है एसिड के साथ तो ये येलो हो जाता है और बेस के साथ रेडिश हो जाता है। समझ गए। तो ये दोनों हो गए अपने सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नाउ अब बारी है हमारे थर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। कुछ महक आ रही है कहीं से आसपास, बदबू आ रही है तुम्हारे आसपास, सूंघ तो लेते हो ना, अरे स्मेल तो कर लेते हो ना, तो बस तुम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल से बताते हैं कि एसिड है या बेस है। जब भी ये एसिड में रहते हैं तो इनका जो स्मेल रहता है वो नेचुरल जैसा रहता है वैसे ही रहता है, बट जब भी ये बेस में रहते हैं, बेस के पास आते हैं, तो बेसिस के पास इनका स्मेल बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, बहुत अजीब सा हो जाता है, वियर्ड सा हो जाता है। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स हैं क्लोव ऑयल, अनियन, प्याज, कांदा, बहुत महंगा है, एंड तीसरा वेनिला एसेंस। तो ये पूरी कहानी थी इंडिकेटर्स की। अब आगे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आएगा जो हम पढ़ेंगे। अब जिस सीक्वेंस में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उसी सीक्वेंस में चलते जाओ। हमने पढ़ लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड,
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इंडिकेटर्स, एंड अब कूदते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पे। अब ये जो हमने इतने सारे इंडिकेटर्स पढ़े, इसी इंडिकेटर्स पर बेस तुम्हारी एक्टिविटी 2.1 पे कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं यार। उन क्वेश्चंस को हमने इस टेबल में सारा आंसर कर दिया है कि कब एसिड में, बेस में कब कौन सा कलर चेंज होगा, फिनोल्फथालीन कैसे बिहेव करेगा, मिथाइल ऑरेंज कैसे बिहेव करेगा, हर एक चीज यहां पर मेंशन्ड है, देख सकते हो। जो मैंने पढ़ाया वही सब कुछ है। नाउ इसके बाद हमारा इंडिकेटर्स हो जाता है स्वाहा। अब हम कूद रहे हैं एसिड बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। जो रिएक्शंस है ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं एक रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी, जितनी भी रिएक्शन है इसमें सारी लॉजिक से देखेंगे। नंबर 1, एसिड बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो इधर देखो यार, बाद में रिप्लाई कर लेना उसका प्लीज। इधर देखो, एसिड बेस की पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी एसिड बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मेटालिक सॉल्ट, यानी मेटल रिलेटेड सॉल्ट, एक कंपाउंड बनाते हैं मेटल का, और उसके साथ रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। समझ गए? नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया। केमिस्ट्री में कुछ भी तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसे इक्वेशंस की फॉर्म में ना लिखें। जैसे ये एक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 उसका केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला है। अब उसके साथ हमें क्या ऐड करना है? प्लस एक मेटल जो कि है जिंक। अब जिंक ऐड हो गया। अब ये रिएक्शन कैसा होगा? अगर हमें ना पता होता कि एसिड जब भी रिएक्ट करता है एक मेटल के साथ तो मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो हम ये कैसे करते? क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया चैप्टर 1, जहां बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। नहीं याद आ रहा? याद दिलाता हूं। कैटरीना, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी ना। कैटरीना ने कार मांगी 4 अल्टो, जेन, फरारी, तो फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी? मतलब कैटरीना ने के से था अपना पोटेशियम, Na से था सोडियम, इस तरह से सारे एलिमेंट्स थे कि जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले को लात मार के भगा देते हैं। समझ में आया था ना इतना? और इसी में मैंने बताया था हाइड्रोजन की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इतना याद है? बस। क्या लिखा हुआ है? H2SO4 प्लस Zn। अब H2SO4 में क्या कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा? दिख रहा है? अरे यार अभी तो बताया, अभी बताया। हाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन के बारे में बताया था ना। तो हाइड्रोजन जहां पर दिख रहा है हमें, और हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होता है, काफी ऊपर होता है जिंक। तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को लात मार के भगा देगा। ठीक है, वही करता है यहां पे। H2SO4 में से हाइड्रोजन को जिंक लात मार के भगा देगा, बन जाएगा ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हमने चैप्टर 1 में जो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लॉजिक, वही लॉजिक यहां अप्लाई हो रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। और यही थोड़ा अंग्रेजी की भाषा में क्या लिख दिया है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। क्या कि जब भी एसिड्स या बेस रिएक्ट करते हैं मेटल से तो ऐसा एक रिएक्शन करते हैं जहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसी तरह बेस का भी देख लो, बड़ा सिंपल सा। बेस का एग्जांपल सबसे सिंपल क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम मेटल रिएक्ट करा दो, जिंक। तो क्या बन जाएगा? Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ये हर बार एग्जाम में आता है। और इसको प्लीज याद कर लेना कि कैसे लिखा गया है। कंपाउंड Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ गए? बस इतनी सी सिंपल सी थी एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी। हमें कितनी करनी है? 3 से पूरा चैप्टर स्वाहा हो जाएगा। अब अगले पे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पे आओ। एक्टिविटी 2.3। ये क्या सेटअप कर रखा है? अरे बड़ा इजी है यार, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से देखो इधर। यहां पर क्या सेटअप है? यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमने देखा था अभी, ZnSO4। और उसी टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया है? जिंक। क्या डाला है? जिंक मेटल, जो हमने देखा था। जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। फिर उस पर एक पाइप लगाई और पाइप कनेक्ट करवा दी। कहां से? ये पाइप कनेक्ट करवा दी है नीचे जहां पे रखा हुआ है बेस, एक हमारे वाटर ट्यूब पे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने जैसे ही देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक पड़ा है, बस उतने को हाईलाइट कर लो। और मैंने बोला केमिस्ट्री में क्या करना है? हर एक चीज लिखनी है, तो बस दिमाग में लिख लो क्या लिखना है। जॉब ने हमने देखा था, अभी देखा था ना कि H2SO4 जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? अभी देखा था, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इधर आ जाओ, इतना हाईलाइट किया, इतना समझ गए। मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है तुम ये समझ गए। समझ गए ना क्या हो रहा है?
हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं जिंक के आसपास। और जब हमने ऊपर एक पाइप लगा दी तो उस पाइप से हम क्या कर रहे हैं, उस पाइप से हम उसी हाइड्रोजन गैस के बबल्स को पहुंचा रहे हैं नीचे सोप सॉल्यूशन में, क्योंकि सोप सॉल्यूशन एक बेस होता है और जब तुम बेस में ये बबल्स पहुंचाओगे तो वहां पर भी बबल्स फॉर्म होते हैं। याद करो, जब तुम एक सोप सॉल्यूशन को ऐसे फूंकते हो क्या होता है, ऐसे बबल्स निकलते हैं। तो यहां पर जब एक गैस आ रही है लगातार तो सोप बबल्स फॉर्म होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोजन गैस की वजह से। समझ गए? क्लियर है? समझ गए? अब इसी एक्टिविटी में लिखा हुआ है, बड़ी फुद्दू सी बात यार, मतलब मेरा पढ़ने का ही मन नहीं, इतना बेकार है, इतना बकवास चीज लिखा है। अगर तुमने चैप्टर 1 देखा है तो तुम्हें पता है कि जब इसके पास हाइड्रोजन गैस बबल्स के पास हम एक बर्निंग कैंडल, मैच स्टिक, लाइटर, कुछ भी आग लाते हैं तो क्या होता है बताओ? वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, एक पॉप साउंड के साथ। मैंने बताया था चैप्टर 1 में, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ होगा विथ ब्लू फ्लेम, एंड ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास अगर तुम कभी लाओगे एक कैंडल स्टिक या एक मैच स्टिक, आग लाओगे ना, तो ऑक्सीजन एक बुआ जी की तरह होता है, आग बढ़ा देता है। तो वो आग बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा ही बढ़ा देगा, एंड इतना बढ़ा देगा कि आग फैल जाएगी बहुत ज्यादा, और वहां कोई पॉप साउंड नहीं होगा। यहां हाइड्रोजन था इसलिए यहां पे पॉप साउंड हुआ। इतने ही सवाल तुम्हारी एक्टिविटीज में पूछे थे, बट इस एक्टिविटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आओ उसे देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन, यहां पर भी वही सेम डायग्राम है, इसमें ना कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे। देखो, जैसे कि ए बी सी डी 4 कंडीशंस है, ए बी सी डी, ये 4 चेंजेस किए जाएंगे। पहला, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स सम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। मतलब सेम अमाउंट ली गई है, जिंक ग्रेन्यूल्स ना छोटे छोटे टुकड़े, उसके जगह पे डस्ट ले लिया, यानी जिंक का पाउडर फॉर्म। तो होता क्या है कि जब भी तुम सरफेस एरिया बढ़ा देते हो किसी भी चीज का तो रिएक्शन फास्टर होता है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, बबल्स जो निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, वो फास्टर निकलेंगे। बी, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट HCl इज टेकन। अब क्या होगा? मैंने बोला ना केमिस्ट्री में क्या होगा, प्रेडिक्ट करने से अच्छा लिख के देख लो क्या होगा। देखो, H2SO4 की जगह इसको हटा रहे हैं, क्या ले रहे हैं? HCl, इसके साथ जिंक, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस। सिंपल सा रिएक्शन, समझ गए? यही होगा। चलो अगला, सी, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर ट्यूनिंग्स आर टेकन। मतलब जिंक के जगह कॉपर टर्निंग्स ले लो, तब क्या होगा? मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि H2SO4 को वैसे ही रहने दो, उसके साथ कॉपर ले लो, तब क्या होगा? अब बताओ, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर था कि नीचे? याद करो, क्योंकि तभी हम पता कर पाएंगे कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं। क्लियरली कैटरीना वाली निमोनिक याद करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, फिर भी हाई क्यों? हाई के बाद, हाई मतलब हाइड्रोजन, क्यों? Cu कॉपर नीचे था, तो जो नीचे है वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन बबल्स नहीं निकलेंगे। देन डी, लास्ट कंडीशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ले लें H2SO4 की जगह, तब क्या होगा? अरे अभी देखा था हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लोगे यानी एक बेस लोगे तो क्या होगा? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जिंक अगर लेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा जल्दी बताओ? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, अभी हमने पढ़ा है, प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस रिएक्शन को सिंपली बैलेंस कर लो। बैलेंस रिएक्शन कमेंट में मुझे जरूर बताना। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब जंप करते हैं एसिड और बेसिस की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे, विच इज कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ?
मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है? बहुत इजी है। दोनों केसेस में चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ करें चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, प्रोडक्ट सेम आएगा। एक मेटालिक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या आएगा? एक मेटालिक सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यही प्रोडक्ट आएगा चाहे जिसके साथ भी रिएक्ट करें। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नीचे एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है? दो टेस्ट ट्यूब ली गई है। अब देखो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया जा रहा है। पहली टेस्ट ट्यूब में बहुत कम अमाउंट में डाला जा रहा है सोडियम कार्बोनेट, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें डाल दी गई। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम चीज डाली जा रही है, विच इज एसिड। कौन सा एसिड? हमारे पेट वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl डाला गया। अब यहां पर क्या करना है, इसके बाहर टेस्ट ट्यूब लगा देनी है, ऐसे पाइप लगा देनी है और उसको पास कराना है लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर याद करो, चैप्टर 1 में पढ़ा था, स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस, ठीक है, उसके थ्रू पास कराना है। अब इतना लंबा जो भी कराना है, मैं तो नहीं कर रहा, नहीं करूंगा, तुम भी नहीं करोगे। बताया था ना कि एक्टिविटी जब जब आएगी कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ते जाओ हाईलाइट करो और उतना लिखते जाओ। कितना पढ़ा? अभी मैंने बस इतना ही पढ़ा था कि भैया दो टेस्ट ट्यूब लिया आपने, एक में क्या लिया था बताओ? सोडियम कार्बोनेट, एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में HCl डाला गया था। तो बस लिखो सोडियम कार्बोनेट HCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl। अब क्या रिएक्शन होगा? अरे अभी पढ़ा ना कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, क्या बनेगा? मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो पहले CO2H2O अलग कर दो दोनों में। अब बच क्या रहा है? मेटालिक सॉल्ट। तो बस अपना मेटालिक सॉल्ट लिख दो। मेटालिक सॉल्ट कैसे बनता है? अरे यार जो रिएक्टेंट्स है ना, उनका एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन उठा करके कैटायन एनायन मिलते हैं, तभी कोई भी सॉल्ट या कंपाउंड बनता है। तो यहां पे कैटायन एनायन क्या है बताओ? क्या है? सोडियम कार्बोनेट में Na+, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी Na+, और रिएक्ट किससे कर रहे हैं? HCl से। तो अब जब Na+ है यहां पर पॉजिटिव वाला, तो उसका एक नेगेटिव ले लो। HCl में क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, तो Na+ Cl- मिलके NaCl, यही मेटालिक सॉल्ट दोनों केसेस में बन जाता है। ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट क्या आ गया? दोनों केसेस में सेम जो हमने पढ़ा था, NaCl CO2H2O, NaCl CO2H2O। अब बात ध्यान देने वाली यह है कि जब इन दोनों टेस्ट ट्यूब के पास पाइप लगा करके इसको पास कराया गया स्लेग्ड लाइम से, तो बस इसी के आगे स्लेग्ड लाइम लिख दो। केमिस्ट्री में हमें क्या करना है? सिर्फ लिखना है। तो जब लिखोगे आगे CaOH ट्वाइस, तुरंत ही तुम्हें कुछ दिखेगा कि भैया चैप्टर 1 में हमने कुछ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है। बहुत अच्छा एनिमेशन के साथ देखा था कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के आसपास भी आएगी, CaOH ट्वाइस के आसपास भी आएगी, तो वो क्या बन जाएगा? दिख रहा है साफ साफ, CO2 CaOH ट्वाइस मिलके बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है, प्रेसिपिटेट है, जिसको कॉमनली हम मार्बल बोलते हैं, जिससे कोई अपनी वॉल्स चमका रहा था। लास्ट टाइम चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, राहुल कैसे वॉल्स चमका रहा था। तो अब ये क्या बन गया? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, एक PPT प्रेसिपिटेट, दोनों केसेस में। क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का तरीका यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पे निकली थी, लाइम वाटर लाया गया, तो वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? अब उसी चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था कि अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दोगे तो ये जो सॉलिड फॉर्म में बना है ना प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिसॉल्व हो जाएगा। कैसे डिसॉल्व हो जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि डिसॉल्व होता है। ये प्रेसिपिटेट नहीं रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट था, बट जब ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे यार, मतलब क्या होगा? फिर चीजें खराब हो जाएंगी ना। जब ज्यादा ही कुछ तुम करने लग जाओगे तो क्या होगा? चीजें खराब हो जाएंगी। याद आ रही है ना उसकी? बस वही यहां पर भी हुआ है। जब तुमने ज्यादा एफर्ट्स किए, ज्यादा CO2 डाल दिया, तो क्या हुआ? जो प्रेसिपिटेट था CaCO3, वो एक्वस फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में बन गया, विच इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा प्रॉपर्टी, जहां पर सिर्फ एसिड की बात थी। ठीक है, अब जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो दोनों पे अप्लाई होती है, एसिड बेस दोनों पे। क्या है? मिलन हो रहा है। नहीं,
रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, विच इज एसिड प्लस बेस। कि जब एसिड और बेस आपस में मिलन करेंगे, मीटअप करेंगे, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? एसिड बेस जब मिलते हैं, हम सबको पता है भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, क्लास 8 तक में पढ़ा है, तो बस वही होगा, एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो HCl ले लो। HCl प्लस क्या था बेस का एग्जांपल? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने क्या बताया था सॉल्ट कैसे बनता है? एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो उधर से क्या उठा लिया HCl से? Cl माइनस, इधर से क्या उठा लिया? Na प्लस। Cl और Na क्या बनते हैं? NaCl, सॉल्ट, सबको पता है, कॉमन सॉल्ट, प्लस H2O, वाटर। अब एक चीज ध्यान देनी है कि क्लास 8th में तो इतना हमने पढ़ा ही था, बट इसको अब थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? देखो, इसी थर्ड प्रॉपर्टी से हम आगे वाली प्रॉपर्टी समझ जाएंगे, यही तुम्हारी लास्ट प्रॉपर्टी होने वाली है। क्यों? जब भी मैं तुमसे बोलूं मेटल ऑक्साइड, तुम्हारी तरफ से आवाज आनी चाहिए बेस। जब भी मैं तुमसे बोलूं नॉन मेटल ऑक्साइड, चिल्ला कर बोलना, जैसे उसका नाम लिया था ना पूरे स्कूल में, वैसे चिल्ला कर बोलना होगा एसिड। क्यों बोलना होगा बताओ? क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल के बने हुए ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, वो होते हैं बेस, और जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिड। इतना समझ गए? और अभी हमने क्या पढ़ा था? एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट एंड वाटर है, तो एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा? मेटालिक ऑक्साइड भी तो एक बेस है। अभी मैंने बताया था ना, MOB से याद कर लो यार, मोबाइल नंबर। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? वही MOB से याद कर लो कि मेटालिक ऑक्साइड एक बेस होता है। तो एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड क्या बन जाएगा? एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड मतलब एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल उसी तरह से, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा नहीं आना, ठीक है, हटा देते हैं, इधर ही रहो। एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। एक एग्जांपल क्या है? एसिड कोई भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, HCl ही उठा लो, फिर उसके साथ प्लस मेटालिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? मेटालिक ऑक्साइड। मेटल जैसे कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड उठा लिया। अब ये रिएक्शन कैसा होगा बताओ? कैसा होगा? एक सॉल्ट बनाओ, क्या बनेगा सॉल्ट? कॉपर का सॉल्ट क्या बनेगा? क्लोरीन के साथ CuCl2 और साथ में वाटर। समझ गए? अब इधर आते हैं फटाक से। यहां पर क्या था? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट, वाटर, पता है हमें। अब एसिड की जगह पे ले लिया नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड बेस कोई सा भी ले लो, NaOH ले लो। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सा लोगे? बताओ कौन सा लोगे? अरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड कोई सा भी ले लो यार। पहले बेस लिया हमने NaOH, इधर नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2 ले लिया, तो अब बनेगा क्या? CO2 और NaOH क्या बनेगा? Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। अब इसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ एक दूसरा बेस ले लो, जो भी हमने जस्ट ऊपर देखा था। क्या देखा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, यही था ना, CaOH ट्वाइस। तो इसका जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? अरे CaOH ट्वाइस और CO2 अभी देखा था, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। समझ गए? तो ये था एक थर्ड प्रॉपर्टी जिससे हमने काफी कुछ समझ लिया। नहीं, काफी कुछ नहीं समझा है, नहीं समझा है यार, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। इधर देखो, एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। बस याद क्या रखना है? MOB, मोबाइल नंबर याद रखना है। जैसे उसका याद रखा था वैसे प्लीज ये वाला भी याद करो, MOB, मेटालिक ऑक्साइड बेस, तो इसी का उल्टा नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड। समझ गए? और एसिड बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। नाउ हमारे प्यारे एसिड भाई की कुछ यादें मेरे साथ हैं। एसिड भाई कैसे मरे थे बताओ? तो बताया था ना मैंने कि यार पूल में वो डूबे, मगर पूल में एसिड था, किसी ने वायर्स डाल दी नंगी तारें और वो स्वाहा हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई थी ये कैसे हुई थी? आओ देखते हैं कि कैसे एसिड हो या बेस हो, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये लोग। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें बोलना होगा, चिल्ला करके बोले यार, प्लीज चिल्ला करके चिल्ला और बोल कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। चिल्ला कर बोलो, नहीं करते। समझ गए? एसिड बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते।
ओके, तो फिर कौन करता है भैया? एसिड बेस के आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इतना ही तुम्हें याद रखना है और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कि एसिड बेस के आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अब आयंस निकलते किस प्रोसेस से हैं? एक प्रोसेस होता है आयनाइजेशन, बट उसको समझने से पहले आयंस देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया NaOH, ये एक बेस है, इसमें कौन कौन से आयन है? अरे क्लास 9th में एक टेबल थी ना जिसमें सारे आयंस थे, सिंपल से, वही सारे यूज हो रहे हैं। इधर NaOH में कौन कौन से आयंस है? Na+OH-, ठीक है। अब जैसे कोई और अगर बेस यहां पर है KOH, तो वहां पर क्या है? K+OH-। इस तरह के आयंस होते हैं, एसिड में भी होते हैं। जैसे एक एसिड ले लिया हमने HCl, H+Cl-, H2SO4, H+SO4-। तो अब तुमने एक चीज देखा कि एसिड में हर बार H+ आ रहा है, उसी तरह बेस में एक आयन कॉमन है। जैसे NaOH है तो OH- आयन, KOH है तो भी OH- आयन, फिर CuOH ट्वाइस है फिर भी OH- आयन। यानी कोई भी बेस ले रहे हैं तो OH- आयन कॉमन है, कोई भी एसिड ले रहे हैं तो H+ आयन कॉमन है। क्यों? इधर आ जाओ। याद रखो कि जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, मिलाते हैं ना, तो हाइड्रोजन आयन आता है, H+ आयन। बट वो एक्शन इतना रैपिड होता है, इतना रैपिडली वो निकलता है कि वो आसपास के वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, H3O+। ठीक है, ओके। एंड उसी तरह से जो बेस होता है उसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हर बार आता है OH- आयन। इसीलिए एसिड में H+ आयन कॉमन रहेगा, बेस में OH- आयन कॉमन रहेगा, और इन्हीं आयंस की वजह से एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ गए ना? एक एक्टिविटी पाते हैं, यह एक्टिविटी बड़ी ही मजेदार है। मजेदार क्यों है? आओ इधर आओ। क्या है इसमें? देखो, एक सेटअप किया गया है इस तरह का, आयरन नेल डाल करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा रही है, और जो ये सॉल्यूशन है एक नहीं, अलग अलग लेना है। पहले हम आओ लेते हैं H2SO4, फिर HCl, यानी दोनों एसिड लेंगे, फिर ग्लूकोज और अल्कोहल, हमारे एसिड भाई का फेवरेट अल्कोहल भी लेना है। सबसे पहले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक कंप्लीट सर्किट बनाया जा रहा है। ऊपर तो वायर्स हैं, ठीक है, बट नीचे जो ये लिक्विड है इसके थ्रू सर्किट कंप्लीट किया जा रहा है। तो बताओ, जो ऊपर बल्ब लगा है क्या वो ग्लो करेगा? अगर ग्लो कर गया तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो बताओ मुझे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं, हो पाएगी या नहीं? अभी बताया था कि एसिड्स और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं, उनके आयंस करते हैं। समझ गए? आयंस करते हैं। तो H2SO4 में कौन कौन से आयन है? H+ आयन और SO4 ट्वाइस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों आयंस हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बल्ब जल जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी HCl में H+ और Cl- दोनों आयंस मदद करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और ऊपर बल्ब ग्लो कर जाएगा। बट जब हम करते हैं ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज में ये बल्ब ग्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। बताओ क्यों? ग्लूकोज में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने क्या बताया था कि एसिड बेस नहीं, उनके आयंस कंडक्ट करते हैं। तो यहां पर जो इसके आयंस है ना, इसके अंदर भी आयंस है ग्लूकोज के अंदर, बट ये जो आयंस हैं ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब ये आयनाइजेशन नहीं होता है। मैंने बताया ना, मतलब आयंस में टूट जाने का प्रोसेस इसमें हो ही नहीं पा रहा यार, आयंस बन ही नहीं पा रहे हैं, और जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। उसी तरह से अल्कोहल में भी आयंस हैं तो जरूर उस कंपाउंड के पास, कोई भी कंपाउंड बिना आयंस के नहीं है, आयंस हैं तभी कंपाउंड बना है, बट आयनाइजेशन नहीं हो रही है, आयंस टूट नहीं रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है और बल्ब नहीं जल रहा है। तो बल्ब कब जलेगा? जब तुम्हारा एसिड में आयनाइजेशन हो, और जितना अच्छा आयनाइजेशन उसी एसिड या बेस को उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। मैंने बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब बहुत फास्ट अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो H2SO4, HCl ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड? जो एसिड अच्छे से आयनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आयनाइज हो गया इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। जो वीक एसिड होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह, उसमें
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाई। क्योंकि वो आयनाइज नहीं हो पाए, वो वीक एसिड्स हैं। समझ गए? बिल्कुल क्लियर। क्या क्लियर? इधर आयनाइजेशन अच्छा होगा तो आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो मतलब बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो सिर्फ HCl और H2SO4 के केस में कर रहा है। अब यही गलती हो गई थी हमारे एसिड भाई से। उन्होंने तो सोचा कि ये अल्कोहल है जिस पूल में वो कूद रहे हैं, मगर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तारे लगाई गई और कंडक्ट हो गया, और उनकी लाइफ का बल्ब खैर ग्लो नहीं, बुझ गया। नाउ कूदते हैं आगे चैप्टर में। ये कहां कूद गया, कहां आ गया मैं? इतना सारा पानी में एसिड है, बेस है, ये हो क्या रहा है? बाहर आके समझाता हूं। इधर आओ, जान बचा के आया हो समझाने। देखो, जब मैंने बताया था ना कि वाटर में एसिड क्या करता है, H+ आयन निकाल देता है, ठीक है, डिसोसिएट होता है ना, एसिड कोई भी हो डिसोसिएट होता है आयंस में। वाटर में H+ आयन आता है, फिर वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है H3O+। उसी तरह से बेस क्या करता है, OH- आयन निकाल देता है वाटर में। तो एसिड और बेस जब वाटर में होते हैं, जब एक्वस फॉर्म में होते हैं, तभी आयंस निकालते हैं। और अभी मैंने बताया था कि जब आयंस निकलते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। याद रखना, एसिड बेस की ही प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना। तो एसिड बेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो एक्टिव तभी होती हैं जब एसिड बेस एक्वस फॉर्म में हो, या तो उनके आयंस निकल रहे हो। आयंस निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड है अपनी ये एक्टिविटी। ये एक्टिविटी में क्या है नहीं दिखना है, हटा देते हैं। इधर आ जाओ, इधर देखो। एक्टिविटी में करवाया जा रहा है एक बहुत ही सिंपल सा काम। क्या? NaCl लिया गया, उसके अंदर H2SO4 डाला गया, बड़ा बेसिक सा एसिड यार, सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने बताया था NaCl + H2SO4 लिख दो। केमिस्ट्री में कुछ भी देखो लिख दो इक्वेशन के फॉर्म में। अब याद करो चैप्टर 1 क्या बताया था डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। तो यहां का प्लस माइनस उधर एक्सचेंज हो जाएगा। इधर देखो क्या है, H2SO4 + NaCl। तो H2SO4 का H+ और NaCl का Cl- कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उधर क्या बन जाएगा, HCl गैस और साथ में Na2SO4, ठीक है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो HCl गैस जो है ना, ये गैस के फॉर्मेट में निकला, और HCl गैस ऊपर टेस्ट ट्यूब में निकला। उधर क्या किया जा रहा है, पाइप से उस गैस को कलेक्ट किया जा रहा है और बाहर लगाया जा रहा है ब्लू लिटमस पेपर। अब मैंने तुम सबको अभी बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के, बार BAR, जहां जाके हमारे एसिड भाई की मौत हुई, BAR कि ब्लू लिटमस को एसिड रेड में चेंज कर देता है। तो जब टेस्ट ट्यूब के बाहर ब्लू लिटमस लगाया जा रहा है, तो जो एसिडिक गैस है ना HCl बहुत एसिडिक गैस है, तो वो इसको चेंज कर देगी। बट कब, यही बताना है। केस 1 में हम लोग ले रहे हैं ड्राई लिटमस पेपर, बिल्कुल सूखा सूखा सा, और केस 2 में हम लोग ले रहे हैं वेट लिटमस पेपर, बहुत ही गीला गीला सा वेट लिटमस पेपर। अब पहले केस में जब वो ड्राई है, HCl गैस भी ड्राई है, HCl गैस भी ड्राई है, और वो लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो जब दोनों ड्राई हैं, आयनाइजेशन एसिड का नहीं होगा। अभी बताया था आयनाइजेशन कब होगा, जब वाटर में हो। जब वाटर में होता है तो क्या होता है, H+ आयन रिलीज करता है, जिससे वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। कैसी प्रॉपर्टीज? यही प्रॉपर्टी, ब्लू को रेड में चेंज करने की प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब आयनाइज हो। तो जब यहां पर दोनों ड्राई हैं, आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ओके, सेकंड केस वेट लिटमस पेपर है यार, वेट लिटमस पेपर है, यानी उसको पानी मिल गया है हमारे HCl गैस को, एसिड को। तो क्या होगा, जैसे ही वेट एटमॉस्फेयर होगा आयनाइजेशन हो जाएगा, और आयनाइजेशन हुआ मतलब वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा एंड ब्लू लिटमस को रेड में फटाक से चेंज कर देगा। अब मुझे बताओ कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते थे पहले वाले केस में कि आयनाइजेशन हो जाए? बताओ क्या कर सकते थे भैया? ड्राई लिटमस को वेट कर देते? नहीं, वो तो केस 2 में हुआ ही है। ड्राई लिटमस को ड्राई ही रहने देते। हम लोग HCl गैस की जगह अगर एक्वस फॉर्म में HCl एसिड ले लेता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ड्राई डालते तो इजिली हो जाता। मतलब कोई एक एटमॉस्फेयर वेट रहना चाहिए ताकि आयनाइजेशन हो सके। यही था इस सिंपल सी एक्टिविटी में। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है,
कि जब मौसम बहुत ही ह्यूमिड रहता है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, उस केस में जो हम ये ड्राई HCl गैस निकाल रहे हैं ना, इसको ड्राई मेंटेन रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गार्ड ट्यूब पे लगा देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या लगाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भर के। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देता है, सारा मॉइस्चर चूस लेता है, और वही हमें करना है। तभी एक्सपेरिमेंट सही से हो पाएगा जब वो ड्राई गैस जाएगी। समझ गए? CaCl2 क्यों लगता है ट्यूब पे? ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अब हमने इतना देख लिया कि एसिड को पानी में डाल रहे हैं, बेस को पानी में डाल रहे हैं, बट दोनों को पानी में डालते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे बेसेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कुछ कुछ ही बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली। ठीक है? क्या बोलते हैं? एल्कली। एसर्शन रीजन में कभी कभी घुमा करके आ सकता है कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस। जितनी भी एल्कली हैं तो बेसिस के अंदर आती हैं, बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी बेसिस हैं वो सारी एल्कली नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ वाटर में डिसॉल्व हो रही हैं वो ही एल्कली कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेसिस वाले एग्जांपल जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ गए? चलो, ये तो बात थी बेस वाली। एसिड की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारे साथ भी हमारे एसिड भाई जैसा कोई हादसा हो जाएगा, फिर ऐसा हार लगा होगा। इग्नोर द हार। इधर आते हैं। चलो, एसिड में क्या करना होता है कि जब भी एसिड में पानी मिलाओ या पानी में एसिड, भैया ये तो कंफर्म करो कि एसिड में पानी या पानी में एसिड, तो उसके लिए एक चीज याद रखना, व्हाट द एक्सीडेंट। यानी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, मतलब मेरी इंग्लिश के हिसाब से ये इंग्लिश सही है। व्हाट द एक्सीडेंट, WTA, वाटर टू एसिड, कि जब भी वाटर डालोगे एसिड के अंदर तो हमेशा एक्सीडेंट होगा, बवाल हो जाएगा, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक टेस्ट ट्यूब लोगे और वाटर टू एसिड करोगे, मतलब एसिड पहले से है, उसमें वाटर डालोगे ना, धमाका हो जाएगा। इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। चैप्टर 1 में पढ़ा है ना, सब पढ़ा है। तो वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बट इसी एक्सीडेंट को हटाना है तो हमें इसका उल्टा करना है। WTA का उल्टा ATW, एसिड टू वाटर। यानी वाटर पहले से लेके रखो, उसमें हल्का हल्का सा ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालो और वो टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते रहो, हिलाते रहो, ताकि ज्यादा एक ही बार में इफेक्ट ना आए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो। तो सेफर ऑप्शन इज व्हाट? ATW, एसिड टू वाटर। ना तो ये जो हमने सेफ्टी के साथ किया, ATW, एसिड टू वाटर, यहां पर कर क्या रहे हैं हम साइंटिफिकली, केमिकली? तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। जहां पे हम कर क्या रहे हैं, जहां पर एक एसिड में क्या होता है, बताया था ना, एक एसिड में क्या होता है, जब वाटर डालते हैं तो क्या होता है, एसिड H+ आयन रिलीज होता है, बेस में OH- आयन होता है। अब एसिड बेस के जो आयन्स हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हैं एसिड में। तो उससे हो क्या रहा है कि पानी तो ज्यादा आता जा रहा है बट आयन लिमिटेड है। तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे अगर 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी में कुछ आयन्स होंगे, मान लो 4 आयन्स हैं, ठीक है, 4 H+ आयन्स हैं एसिड के। अब ऊपर से हमने डाइल्यूट करने के लिए और पानी डाला एसिड में, और पानी डाला, तो पानी तो हम डाल रहे हैं बट और एसिड आयोनाइज नहीं हो रहा है, पानी हम एक्स्ट्रा डालते जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, जहां पहले 1 लीटर में 4 आयन्स थे, अब 2 लीटर पानी में 4 आयन्स हैं सिर्फ। इससे हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं एसिड को डाइल्यूट करना, यानी पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयन को कम कर देना। और जब बेस में करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम OH- आयन्स को कम कर देते हैं। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड या फिर बेस। इससे होता क्या है, मैंने बताया था ना कि एसिड की स्ट्रेंथ कैसे होती है, आयोनाइजेशन से। जितने आयन्स उतनी स्ट्रेंथ। तो अब यहां पर आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। जहां 1 लीटर में ही 4 आयन्स थे वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, या जहां 2 लीटर पानी में 4 आयन्स हैं सिर्फ? बताओ। ऑफ कोर्स 1 लीटर में 4 आयन्स, मतलब जब हम डाइल्यूट कर देते हैं, पानी बढ़ा देते हैं, तो वो वीक एसिड बन जाता है। पहले वो स्ट्रांग रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब भैया यार, ये जो इतना आपने स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड बता दिया है, ये स्ट्रांग वीक की स्ट्रेंथ नापते कैसे हैं? आओ देखते हैं। ये कहां आ गया, ये कहां पे हो भैया? अरे यार, ये मैं बीच में फंसा हुआ हूं, बीच में खड़ा हूं, कहां पे?
7 के, क्यों थाला फॉर अ रीजन, नहीं नहीं, ये 7 के बीच में हूं मैं, इधर कुछ नंबर है, इधर कुछ नंबर, इधर 0 है, इधर 14 है, ये होता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, फुल फॉर्म बताऊं, पोर्टेंस हाइड्रोजन स्केल। समझ आया, कुछ नहीं आया, अभी जो समझा रहा हूं वो देखो। देखो मैं हूं 7 पे, 7 मतलब क्या है, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल जगह पे खड़ा हुआ हूं। ठीक है, ओके, न्यूट्रल जगह पे हूं। अब जो ये स्केल है इसमें देखो, इधर तरफ 0 है ना, 0, इधर तरफ 0 है और इधर तरफ क्या ज्यादा है, H प्लस आयन ज्यादा है। मतलब ये स्केल H प्लस आयन इधर ज्यादा नाप लेती है, इधर ज्यादा H प्लस आयन्स होते हैं, जिसका नंबर इधर तरफ आता है 0 की तरफ, और जिसका नंबर मान लो 14 की तरफ आता है तो उधर H प्लस आयन्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी, उधर OH माइनस आयन होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब मैं हूं 7 पे और हमने अगर इस स्केल से किसी भी लिक्विड को टेस्ट किया और देखा कि उसकी वैल्यू आ रही है उधर तरफ, मतलब 0 की तरफ, तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर H प्लस आयन आता है ना, और किसी की वैल्यू अगर 0 की तरफ आ रही है मतलब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, मैं हूं न्यूट्रल पे, मेरे से जितना इधर जाते जाओगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, मतलब जितना दूर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, मेरे से जितना पास उतना वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl दूर रहेगा, वीक एसिड एसिटिक एसिड पास रहेगा। अब इधर आओ, इधर क्या था, क्या बोला था मैंने कि इधर 14 की तरफ H प्लस आयन बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्या रहता है 14 की तरफ रहता है OH माइनस आयन, विच इज बेस का कंसंट्रेशन, जहां पर बेस है। तो जब जिसकी वैल्यू 14 के पास आती है मतलब कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और मेरे से जितना दूर यानी 14 की तरफ उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना पास मेरे कोई रहेगा वो वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, वीक बेस जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये थी पीएच स्केल। तो ये थी पीएच स्केल, जिससे क्या मालूम पड़ता है, पीएच वैल्यू, और पीएच वैल्यू से हम पता लगा लेते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है। मतलब जिसकी 0 से 7 के बीच वो होता है एसिड, 7 से 14 के बीच बेस, जितना ज्यादा 7 से दूर 0 के आसपास वैल्यू आएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना ज्यादा 7 से इधर साइड पे दूर यानी 14 की तरफ उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या है, इस पर यार कलर के अकॉर्डिंग मालूम पड़ जाता है कि एसिड है कि बेस है। ये कलर कैसे याद करोगे, ये कलर है विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR, वॉयलेट से लेकर रेड तक। अब वॉयलेट वाला जो साइड है यानी कि ब्लूइश साइड, वॉयलेट साइड, ये साइड होता है बेस का, और उधर वाला साइड, रेड वाला साइड होता है एसिड का। तो अब जितना रेडिश रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ब्लूइश उतना ज्यादा बेसिक। ये स्केल के हिसाब से कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजों का यहां पर पीएच वैल्यू भी लिखा हुआ है। जैसे ब्लड 7.4 है, NaOH एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, उसी तरह से गैस्ट्रिक जूस जो लिखा, बताया था ना पेट में गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है, HCl, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हो गई अपनी पीएच पेपर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि ये जो पीएच है भैया, इसका एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। हमारे आसपास भी तो कोई यूज होना चाहिए ना, इतनी देर से जो हम पढ़ रहे हैं इसको। तो हाँ, यूज है। जैसे हम ह्यूमंस सारे के सारे एक लिमिटेड रेंज ऑफ पीएच में काम करते हैं। ये तो नहीं है कि हमारे अंदर बहुत ही एसिड है, बहुत ही बेस है, ऐसा नहीं है। लिमिटेड रेंज में हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। लिमिटेड रेंज क्या है पीएच का, 7.0 से 7.8, यानी न्यूट्रल से 7.8 तक ही जाती है। ठीक है, इतना ही बस रेंज है। अब जो प्लांट्स होते हैं इनको भी ऐसा ही रेंज चाहिए होता है, यानी प्लांट्स एक अच्छे सॉइल में होने चाहिए। जो सॉइल होगा ना प्लांट्स का, उसका एक प्रॉपर पीएच मेंटेन्ड होना चाहिए, तभी वो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक होगा तो नहीं, जैसे हमारा भी ना ही बहुत एसिडिक ना ही बहुत बेसिक, बल्कि न्यूट्रल के पास है, 7.0 से 7.8, दैट्स इट। अब चलते हैं तुम्हारे दांतों के पास। क्या है दांतों के पास, कोलगेट? नहीं नहीं, दांतों के पास सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल हमारी बॉडी का। जितने लड़कों को लगता है कि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कुछ और है, वो नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिससे हमारे दांत बने हुए हैं। बट इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 के नीचे चला जाता है ना, तो वो कोरोड होने लगता है, सड़ने लग जाता है, और हमारे दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मतलब कि जब पीएच 5.5 के नीचे जाता है तो वो खराब होने लगता है दांत हमारे। इसीलिए जो कोलगेट हो या कोई और टूथपेस्ट हो, उसमें होते हैं बेसेस।
ठीक है, ताकि जो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है माउथ में वो बेस जाए और एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर दे। चलो अगली चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि जब अपने आसपास कभी वाइल्ड लाइफ में जाओगे, कभी थोड़े फॉरेस्ट वगैरह में जाओ, खेतों में जाओ, तो कभी तुम्हें अगर मधुमक्खी काट ले तो कौन सा एसिड आता है? मिथेनोइक एसिड। या कभी एक कोई प्लांट लग जाए, कौन सा प्लांट? नेटल लीव्स। नेटल लीव्स लग जाएं तो भी मिथेनोइक एसिड आता है, मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। अब उसको ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि उसी खेत में आसपास डॉग प्लांट की लीव्स अगर मिल जाए, DOC के डॉग प्लांट की लीव्स, तो उन्हें रब कर लो। क्यों? क्योंकि वो बेसिक होती हैं, एसिड बेस मिलके फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और बारिश हम सबको पसंद होती है, बड़ी रोमांटिक होती है, बट अगर ये बारिश का pH 5.6 के नीचे हो जाए तो वो होता है एसिडिक रेन, जिसके वजह से स्किन डैमेज होने लग जाती है, एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा नहीं रह पाते हैं, मतलब बहुत खराब होती है। बस इतना आएगा कि एसिड रेन कब स्टार्ट होती है? जब pH एसिड का 5.6 के नीचे चला जाए, काफी एसिडिक रेन चालू हो जाती है। ये थे रियल लाइफ यूजेस ऑफ pH कि अगर हमें pH वैल्यू मालूम है, pH मेजर करने आता है, तो हम बहुत सारी डिजीजेस और बहुत सारी अलग अलग चीजों से खुद को बचा सकते हैं। फाइनली इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आ गए हैं, जहां से मेजर सारे क्वेश्चन उठते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट से पहले याद रखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब यही सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट हमारा कैसे बन रहा है? एसिड बेस से। जब ये रिएक्शन हो रही थी, फॉर एग्जांपल एसिड ले लो HCl, बेस ले लो NaOH, जब होती है रिएक्शन में क्या बोलता हूं, सॉल्ट कैसे बनता है? पॉजिटिव नेगेटिव एनायन से, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, जैसे HCl का Cl- और NaOH का Na+, NaCl मिलकर सॉल्ट बन गया NaCl। समझ गए ना? NaCl कैसे बना सॉल्ट? पॉजिटिव नेगेटिव से। समझ गए? ओके। पॉजिटिव कहां से आया, नेगेटिव कहां से आया? पॉजिटिव आया बेस से, नेगेटिव आया एसिड से। अब जरा अपनी इस एक्टिविटी में देखो, कुछ सॉल्ट दिए हैं और पूछा गया है कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से आकर के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, यहां पे कौन से एसिड बेस से बना है हमने देख लिया, HCl NaOH। फिर अगला क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या चल रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट किससे बना है बताओ? अब करना क्या है यहां पर, जो पॉजिटिव वाला है ना, जो पॉजिटिव वाला आयन है KNO3 में, पॉजिटिव आयन क्या है K+, उसको ऐड कर देना है OH- से। ठीक है, OH- से तो बन जाएगा बेस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस। और जो नेगेटिव वाला है NO3, इसको क्या करना है? इसको ऐड कर देना है पॉजिटिव पार्ट से H+ से HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब उसी तरीके से ये जितने दिए हैं सबके क्या करना है? पॉजिटिव वाले को ऐड कर देना है OH- में, नेगेटिव वाले को ऐड कर देना है H+ में। अब ये पूरी टेबल में सारे के सारे एसिड बेस किससे बने हैं सब लिखा हुआ है, पॉज करके देख लो। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमें सॉल्ट्स में देखने हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स। स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्ट नंबर 1 विच इज अ कॉमन सॉल्ट। गांधी जी की वजह से ये सॉल्ट आया है। जो टाटा सॉल्ट हम खाते हैं ना, हमारे रिस्पेक्टेड टाटा जी ने तो हमें दिया ही, बट उससे पहले गांधी जी ने दिया। जब उन्होंने दांडी मार्च कंप्लीट करी थी तो इवेपोरेट किया था सी वाटर इवेपोरेट किया तो वहां से निकला सॉल्ट, और यही सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट NaCl। अब NaCl की कॉमन सॉल्ट एक्सट्रैक्ट होता है सी वाटर से और कभी कभी रॉक सॉल्ट से। रॉक सॉल्ट मतलब कि बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ सॉल्ट, मिनरल्स जो होता है ना वो होता है रॉक सॉल्ट, वहां से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन देख लिया, बट इसका यूज क्या है? यूज कई जगह पे होता है। कॉमनली हम फूड में यूज करते हैं, नमक डाल के खाते हैं कॉमन सॉल्ट, और कई सारी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में भी। आ जाते हैं अपने अगले सॉल्ट कॉस्टिक सोडा पे। कॉस्टिक सोडा NaOH। अब ये NaOH कैसे प्रोड्यूस होता है आओ देखते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। एक प्रोसेस है बड़ा ही प्यारा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहां पे हो क्या रहा है, इस क्लोर अल्कली प्रोसेस को जानना है तो इसके लिए जानो इसे इसे ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक पानी का सॉल्यूशन। जब NaCl को वाटर में मिला दो तो बनता है ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन को हमने एक प्रॉपर सेटअप में रखा और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। एक कैथोड एक एनोड ऑफ कोर्स होगा, चैप्टर 1 में भी बताया था। कैथोड एनोड क्या होता है?
पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। तो पॉजिटिव वाला जो एनोड है उसके पास क्या आएगा, जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हमारा जिसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नीचे, उसकी सारी नेगेटिव चीजें क्या है NaCl प्लस H2O में। NaCl प्लस H2O में नेगेटिव क्या है, जल्दी बताओ। ऑफ कोर्स Cl माइनस। तो जो पॉजिटिव साइड है वहां पर Cl माइनस यानी क्लोरीन गैस जा रही होती है, क्लोरीन एटम जाते हैं गैस के फॉर्म में निकलते हैं। उसी तरह से जो अपना नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड यानी कैथोड, वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चीजें यानी H प्लस यानी हाइड्रोजन गैस। और उसी सेटअप में राइट साइड से निकल रहा होता है ब्राइन सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH व्हिच इज कॉस्टिक सोडा। इसी प्रोसेस में कॉस्टिक सोडा भी बन जाता है जो कि है NaOH। अब पूरी इक्वेशन लिख दो, क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस H2O, नमक पानी, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो किसमें किसमें टूट गया, सबसे पहला NaOH जो हमारा बना, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, उसके साथ H2 गैस और Cl2 गैस। ओके, समझ गए। अब इनके यूजेस देख लो, यूजेस इंपॉर्टेंट है, इतनी मेहनत से एक्सट्रैक्ट किया है। तो जो क्लोरीन गैस निकलती है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट काम आती है और स्विमिंग पूल वगैरह क्लीन करने में काम आती है। वहीं जो हाइड्रोजन गैस है वो एज अ फ्यूल काम आती है। अपना जो NaOH है मेन चीज, कॉस्टिक सोडा, ये किस लिए काम आता है, मेटल्स जहां ग्रीस लग जाता है, मेटल्स में ऑयली हो जाता है तो उसको डीग्रीस करने में काम आता है, डीग्रीस करने में। और NaOH ही, कॉस्टिक सोडा ही काम आता है आगे सोप्स वगैरह बनाने में और कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में। नाउ अगले सॉल्ट पे कूदते हैं विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इतना लंबा नाम, हाँ इतना ही लंबा नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बहुत कॉमन यूज होता है, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। बनता कैसे है, बड़ी सिंपल तरीके से। स्लेग लाइम याद है, CaOH ट्वाइस, उसमें क्लोरीन गैस डाल दो, क्या बन जाएगा, CaOCl2 एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हमें चाहिए था, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। अब इसके यूज याद करने हैं, इसके यूज याद कर लेना इसी Cl2 से, C और L से। कॉटन इंडस्ट्री और लिनन इंडस्ट्री में ही इसका यूज आता है। एंड एक और चीज, हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी जर्म फ्री बना देता है ब्लीचिंग पाउडर। नाउ द नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, बहुत ही कॉमन सा सॉल्ट, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा हम सबके घरों में मौजूद है क्योंकि कुकिंग में यूज होता है। बट बनता कैसे, ये देखो, बड़ी सारी चीजें लगानी पड़ती है, जैसे अमोनिया गैस, साथ में CO2, H2O और अपना कॉमन सॉल्ट NaCl। ये सबको जब रिएक्ट साथ में कराते हैं तो बनता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज बेकिंग सोडा। एंड साथ में एक बाय प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो कि एक सॉल्ट होता है व्हाइट कलर का। मेन इंपॉर्टेंट क्या है अपना, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा के यूज क्या क्या है। पहला कि बेकिंग सोडा किस लिए यूज होता है, आग बुझाने में। वो वाली आग नहीं जो तुम्हारी बुआ लगा के जाती है घरों में, नॉर्मल आग जो आग लगती है, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें होता है बेकिंग सोडा। दूसरा कुकिंग में यूज होता है। और तीसरा एंटी एसिड की तरह यूज होता है। पीते हो ना इनो, गैसोफास्ट, ये सब क्या है, ये सब एंटी एसिड है। जब हमारे पेट में बहुत एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बेसिक चीज को डाला जाता है। कौन सी चीज को, बेसिक चीज को। एंटी एसिड मतलब एसिड का एंटी, दुश्मन, जानी दुश्मन। जानी दुश्मन क्या होता है एसिड का, एंटी एसिड, जो कि एक बेस होता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कुकिंग में कैसे यूज होता है, जब हम इसको हीट कर देते हैं ना तो ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 H2O CO2। और ये बहुत ज्यादा फ्लफी बना देता है केक्स को। जब भी तुम्हारी मम्मी केक बनाती हैं तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और यही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है। बस इसमें करना क्या है, बेकिंग सोडा में ही कोई भी एडिबल एसिड मिक्स कर दो और उसके जो हाइड्रोजन आयन है उनकी मदद से ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर। नाउ लास्ट सॉल्ट, वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग सोडा। इसको बनाना बहुत आसान है। बस वही सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 लो, 10 मोल्स ऑफ वाटर डाल दो, क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। काम क्या है इसका, पहला हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाना, मतलब जो हार्ड वाटर होता है ना उसकी हार्डनेस हटा देता है।
कड़क वाटर को नॉर्मल वाटर बना देता है। एंड दूसरा क्या यूज है कि ये ग्लास, सोप, पेपर कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब सारे सॉल्ट समाप्त, लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं चैप्टर के कि आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? एक सवाल किया जा रहा है यार, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब तुम्हें मिलेगा, उसकी तरह नहीं जिसका जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा है। प्लीज मोबाइल रख दो, बाद में रिप्लाई करना उसको। लास्ट टॉपिक है, ध्यान दो कि क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, क्या ड्राई होते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जस्ट? वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो ये भैया जो ये .10H2O लगा है, ये .10H2O का मतलब क्या है? ये .10H2O दिखाता है कि वो सॉल्ट एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी उसमें पहले से वाटर है। .10H2O लगा हुआ है, यानी 10 मोल्स ऑफ वाटर है। उसी तरह से हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था FeSO4.7H2O। ये क्या था? इसमें 7 मोल्स ऑफ वाटर थे। अब उसी तरह से एक अपनी लास्ट एक्टिविटी में देखो किया क्या जा रहा है। टेस्ट ट्यूब में लिया जा रहा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट लो। अब कॉपर सल्फेट खुद एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी खुद में उसमें पानी है। कितना मोल्स? जैसे उसमें 10 था, 7 था, इसमें 5 है। CuSO4.5H2O। और ये ब्लू कलर का होता है। तो जब इसको हीट करते हैं तो ये नॉर्मल कलर में आ जाता है, विच इज व्हाइट। ठीक है, ब्लू से व्हाइट हो गया, CuSO4 बन गया। क्यों? क्योंकि हीट करने पे जो 5 मोल्स H2O था वाटर, वो इवेपोरेट हो गया, हट गया। बट अब जब वो हीट होकर के जो आ रहा है ना CuSO4, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो फिर से हाइड्रेटेड हो जाएगा और वापस अपने ब्लू कलर में आ जाएगा। यही सेम चीज होती है FeSO4.7H2O के साथ। जब इसको हीट करोगे तो ग्रीन से कलर चेंज होकर के FeSO4 में आ जाएगा, नॉर्मल कलर में। बट जब वापस पानी डाल दोगे तो वापस से ग्रीन हो जाएगा, हाइड्रेटेड। ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब जंप मारते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट पे, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट सॉल्ट है, डरो मत। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? कैसे बनने से पहले ये देखो, ये क्या है? जब तुम्हें प्लास्टर्स लगते हैं ना, चोट लगती है, हाथ पैर टूटते हैं, प्लास्टर लगते हैं, तो POP ही लगती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है? इधर आ जाओ। जिप्सम एक सॉल्ट होता है, CaSO4.2H2O। इसको जब हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन, अरे केल्विन टेम्परेचर नापने का ऐसा यूनिट होता है। तो जब इसको हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। कितना वाटर मॉलिक्यूल? 3/2, यानी 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जब ये लूज कर देता है तो बन जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिएक्शन कुछ ऐसी, CaSO4.2H2O हीट किया गया तो बन गया CaSO4.12H2O। हाफ H2O वाले मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक्स्ट्रा थे। तो अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्योंकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा हुआ है। और जो जिप्सम था वो भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्योंकि उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा हुआ है। अब यहां पर बोला जाता है कि ये बड़ा शेयरिंग केयरिंग वाला मॉलिक्यूल है अपना। क्यों? क्योंकि इस पूरी इक्वेशन देखो तो CaSO4.12H2O में ये हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर करता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब अगर इसको इंटू 2 करके देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट अगर रहेगा तो वो शेयर करेगा सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 2 कैल्शियम सल्फेट और बस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बड़ा शेयरिंग केयरिंग वाला बॉन्ड इनका रहता है। अब कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चन देख लो। पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल? नाइट्रिक एसिड, हाँ सबको पता है नाइट्रिक एसिड HNO3, और एग शेल में मैंने ये क्यों लिखा है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल हो, लाइमस्टोन हो, कुछ भी हो, एग शेल भी हो, हर जगह क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो HNO3 और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है? लाइम वाटर से पास करा दो, यानी CaOH ट्वाइस से, तो क्या बन जाता है? CaCO3, जिससे टेस्ट हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और ये टेस्ट हो जाता है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगले सवाल पे आ जाओ, बड़ा मजेदार सवाल है कि कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि बेकिंग पाउडर क्या है और वॉशिंग सोडा क्या है।
हीट करके हमें डिस्टिंग्विश करना है कि हीट करने पे क्या डिफरेंस आएगा बेकिंग पाउडर में और वॉशिंग सोडा में। अरे वॉशिंग सोडा तो बड़ा ही सिंपल है, देखो Na2CO3.10H2 होता है वॉशिंग सोडा, इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। साथ में जब बेकिंग पाउडर को हीट करोगे ना तो वहां पर याद रखना कि बेकिंग पाउडर चाहे बेकिंग सोडा किसी को भी हीट करो निकलेगा CO2 गैस, और अगर CO2 गैस निकलेगा तो ऊपर ही बताया टेस्ट कर लेंगे हम स्लेट लाइम से पास करा के, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बेकिंग पाउडर है। समझ गए। अब आ जाओ ये अपने लास्ट क्वेश्चन पे, बड़ा ही सिंपल है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABC। क्या है देखो, देखो यहां पर ध्यान से देखो, कंपाउंड X है, जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर, और जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी वाटर। पहला वाला क्या है, पहला क्या लिखा है कि जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस। याद है हमने क्या पढ़ा था कि जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस कौन निकालेगा, दो ही चीज निकाल सकती है। देखो ये जिंक क्या है, एक मेटल है, और मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन निकाल सकता है, या तो एसिड या तो बेस। तो ये हमें पहले वाले रिएक्शन से हुआ कंफर्म। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ो, दूसरी रिएक्शन में तो एसिड के साथ रिएक्शन है HCl के साथ, और वाटर यहां पर बन रहा है, बी कुछ सॉल्ट होगा। तो अब सॉल्ट एंड वाटर कब बन रहा है एसिड का, जब एसिड के साथ कोई बेस रिएक्ट करता है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि ये एसिड नहीं है। ये सेकंड वाले में क्या कंफर्म हुआ कि ये एक बेस है, ठीक है, ये एक बेस है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो ध्यान से कि जब ये एक और वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी H2O और C, एक C प्रोडक्ट निकालता है। तो अब कोई भी एक बेस ले लो, और बेस कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस लो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, NaOH। NaOH के साथ कराते हैं और पूरी रिएक्शन लिखते हैं। देखो पहले वाली क्या होगी, NaOH के साथ NaOH प्लस Zn क्या बन गया, क्या बन गया, Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट, जो कि अपना प्रोडक्ट A है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर NaOH के साथ क्या था, एक एसिड था ना HCl, HCl को कर रहे थे तो क्या बनता था बताओ, NaCl एक सॉल्ट और साथ में वाटर। तो ये NaCl क्या बन गया, B, और फिर NaOH के साथ एसिटिक एसिड CH3COOH करेंगे तो क्या बन रहा था, सॉल्ट तो बन ही रहा था पहले से, और एक अपना प्रोडक्ट C बनेगा जिसका नाम क्या है जल्दी बताओ, सॉल्ट बन गया यहां पर H2O, CH3COONA, ठीक है, CH3COONA, ये अपना एक सॉल्ट बन गया। ये ABC हो गए, और हमारा जो मेन चीज था जो सारे में रिएक्शंस कर रहा था वो था NaOH। चलो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस भी समाप्त, एंड इसी के साथ हमारा ये बड़ा सा चैप्टर होता है समाप्त। और याद रखना कि तुम्हें फटाक से इंस्टॉल कर लेना है पढ़लेक्स ऐप, क्योंकि वहां पे सारे नोट्स, वर्कशीट, क्विज तो मिल ही रहे हैं, साथ में मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल 99% सैंपल पेपर्स बैच, जिसमें जाकर एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी एनरोल करो। और हम सब मनाने जा रहे हैं हमारे एसिड भाई की शोक सभा। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी।